गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहायक, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज आपको बताने जा रहा हूँ एनजीओ को कोविड राहत में भागीदार बनाना। ये एनजीओ सेक्टर जो है हमारा, आज जो विकट परिस्थिति हमारे सामने है, संकट की घड़ी है, तो एनजीओ का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। आज देख रहे होंगे कि एनजीओ जगह जगह पर एनजीओ है जो आपका रिलीफ टू पुअर, मेडिकल रिलीफ है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कोविड डिक्लेयर टू बी द डिजास्टर, तो काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। जगह जगह आप देख रहे होंगे कि फूड प्रोवाइड कर रही है वो लोगों को, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में लोगों तक पहुंचा रही है, सबके अकाउंट्स में पैसे भी डाल रही है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हॉस्पिटल अपने काम कर रहे हैं, एनजीओ अपना काम कर रहा है। तो जैसा देख रहे हैं कि एनजीओ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अभी कि बहुत से इनको थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, सो डैट इनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट हों। तो आइए हम देखते हैं कुछ जो हम लोग सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए कि एनजीओ को हम कैसे फैसिलिटेट करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ रिकमेंडेशन जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने, जो सीबीडीटी को 23 अप्रैल 2020 को दिया है, उसमें कुछ टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बात कही है उसमें उन्होंने। तो गवर्नमेंट होपफुली कुछ रिकमेंडेशन रिलीफ प्रोवाइड करेगी। आइए उस रिकमेंडेशन को हम देखते हैं, ठीक है। और हम गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और बीइंग आई मेंबर ऑफ द आईसीएसआई आल्सो रिकमेंड, और मैं सहमति जताऊंगा कि ये रिकमेंडेशन होना चाहिए, सो डैट एनजीओ सेक्टर प्रमोट करे। तो आइए, जैसा कि देख रहे हैं, पहला पॉइंट उनका देख रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो एनजीओ सेक्टर जो है हमारा, एनजीओ है जो फ्रंट लाइन रोल जो है निभाता है, जो रिलीफ और रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है उसमें फ्रंट लाइन रोल निभा रहा है कोविड 19 क्राइसिस को लेके। तो गवर्नमेंट को जो ये जो रिलीफ है, तो चाहिए कि टैक्स पॉलिसी में भी कुछ सुटेबल चेंजेस लाएं, सो डैट इन जो एनजीओ को रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या टैक्स पॉलिसी में रिकमेंडेशन है उनका। आइए, सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन उनका है, जो देखिए बहुत से जो एनजीओ हैं वो अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से एनजीओ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उनके, जैसे सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम हो गए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मेमोरेंडम आर्टिकल्स हो गए, ट्रस्ट के ट्रस्ट डीड हो गए, तो उसमें बहुत जगह जो उनके ऑब्जेक्ट हैं उसमें इस तरह के एक्टिविटीज नहीं है कोविड रिलीफ को लेके। तो उसमें सुटेबल अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। तो जैसा कि अब स्पेशल सरकमस्टांसेस है, तो इसमें आईआरएस ने बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन दिया है कि ये मान कोविड रिलीफ में अगर हम वर्क करते हैं तो ये मान लिया जाए कि वह मतलब चैरिटी के डिफिनेशन में वो आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी जो भी कैरी आउट किया जाए सुटेबली कैरीड आउट बाय वेरियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब डीम टू बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द चैरिटी कोविड रिलीफ। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कोविड रिलीफ में अगर हम वर्क करते हैं तो उसको मान लेना चाहिए कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है और उसे बेनिफिट मिलना चाहिए इनकम टैक्स का। ये सबसे फर्स्ट उनका रिकमेंडेशन है। तो बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है, क्योंकि अभी लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट अमेंड करे, मिनिस्ट्री को फाइल करे, कमिश्नर से अप्रूवल ले उसका, जैसा कि देख रहे हैं कि इसके लिए जुडिशियल कमिश्नर सीआईटी का से अप्रूवल लेना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए। तो अभी इसको मान लिया जाए कि स्पेशल रिलीफ को आप कवर करें इसमें और एक्टिविटी को अपना कैरी ऑन करें। दूसरा रिकमेंडेशन है इनका कि
एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना को रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी जो इंडस्ट्री है जो में काफ़ी डिस्ट्रक्शन या लॉसेस ये देख रहे हैं, तो जो रिस्क अभी नॉट ओनली जैसे अलग अदर बिजनेस में और रिटेल सेक्टर में अगर हमें रिस्क है, उस तरह एनजीओ में भी रिस्क है। तो इसके देखते हुए IRSA का एक रिकमेंडेशन है कि एक एडिशनल डीम्ड एप्लीकेशन, जैसे आप देख रहे होंगे आप कहते हैं कि एनजीओ में जैसे 12A में जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं उनको 85% खर्च करना होता है, 15% का एडहॉक रिलीफ मिलता है, मान लिया जाता है डीम्ड अप्लाइड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 1% एडिशनल डीम्ड एप्लीकेशन इनको दे दिया जाए ग्रॉस इनकम का। तो ये और उसके लिए अभी नो एडिशनल प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम फ्रेम। तो ये अच्छा रिकमेंडेशन है कि कुछ दिन के लिए इसको ऐसा किया जाए कि 1% एडिशनल डीम्ड एप्लीकेशन दिया जाए कि आपने फंड का यूटिलाइजेशन किया है। तो ये अच्छा रिकमेंडेशन है, इसको एडॉप्ट करना चाहिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन उनका। जैसा देख रहे हैं कि आप जो 80G सबसेक्शन 5D, इसमें क्या था कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया था। तो इसमें एक कंडीशन था कि डिडक्शन 80G का आपको तभी मिलेगा जब आपका जो डोनेशन है 10,000 से जो एक्सीड करेगा वो अदर देन कैश होगा, चेक के थ्रू होगा, अकाउंट पे चेक वगैरह के थ्रू होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम RTGS NEFT के थ्रू होगा। लेकिन कैश में 10,000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो ये कंडीशन है 80G सबसेक्शन 5D का। तो इसको देखते हुए एनजीओ है जो मेजोरिटी ऑफ इस समय जो संकट है उसमें मेजोरिटी डोनेशन जो है आपका कैश में आ रहा है। ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग बेनिफिट भी मिलना चाहिए उनको। ठीक है, तो करेंट टाइम्स को देखते हुए उनको इसके में रिलैक्स थोड़ा देना चाहिए, सो जैसे असिस्टेंस हो इस सेक्टर को फंड मोबिलाइजेशन में। अब फर्दर आप कर लेना, फर्दर आप वेरिफिकेशन लेटर ऑन कर लेना, डोनर डिटेल रिसिप्ट वगैरह आप चेक कर लेना, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इसको रिलीफ देना चाहिए। तो ये भी अच्छा रिकमेंडेशन है क्योंकि अभी हमें कोविड से निपटना है। अगला एक रिकमेंडेशन है, जैसा कि सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई थी कि कोई भी एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में, ठीक है, एक पर्सन को अगर हम करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाते थे। ठीक है, तो जैसा कि अभी की परिस्थिति को देखते हुए रिलैक्सेशन इस डिडक्शन में देना चाहिए कि सो डैट कि क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पे अभी एक्सपेंडिचर है वो अभी सपोज मान लीजिए कि अभी किसी बंदे को कहीं हम खाने का व्यवस्था करवा रहे हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मिड डे फूड वगैरह, तो अब 1% को 10,000 से ज़्यादा अगर देते हैं तो थोड़ा टाइम बिंग इसको रिलीफ मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो भी हो बिल्स वेचर्स का वो होना चाहिए। अगला एक रिकमेंडेशन और है, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। ये होता है क्या है कि एनजीओ जो है वर्क करते हैं, ठीक है, तो बहुत जगह जो उनका जो फंड रिलीज होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस पर TDS काट लेते हैं गलती से। कभी प्रोफेशनल कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम में वो TDS काट लेते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सारे इनकम एग्जिम्प्ट होते हैं, तो उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता है ITR के थ्रू। ITR 7 फाइल करते हैं और फिर रिफंड क्लेम करते हैं उन चीज़ों का वो। तो अब क्या होता है कि वो जो TDS सब जो काट लेंगे, तो TDS काट लेने से उनके क्या है कि फंड हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, लिक्विडिटी क्रंचेज आ जाते हैं। तो अभी
एफर्ट्स थोड़ा सा लेना चाहिए कि असिस्ट करें हम इस लिक्विडिटी क्रंच को ईजिंग आउट करने में। बहुत से आप देख रहे होंगे मिड डे मील, ठीक है, जन आधार, रिलीफ, ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें। तो गवर्नमेंट से थोड़ा फेवरेबल अमेंडमेंट हम लोग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में। आइए दूसरा एक रिकमेंडेशन है इंटर चैरिटी डोनेशन। देखिए क्या होता है कि एक जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें इंटर चैरिटी डोनेशन अलाउ होना चाहिए। कैसे अलाउ होता है? शुड बी अलाउड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिमिलरिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डोनर, ट्रस्ट एंड डोनी ट्रस्ट। मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट मैच करता है तो डोनेशन देते थे, ठीक है, और वो अलाउ हो जाता था। ठीक है, पिछले कुछ एनजीओ में मैंने काम किया तो वो जो है अपने दूसरे एनजीओ जो है रजिस्टर्ड एनजीओ है और सेम फील्ड में अगर वर्क करते हैं तो उनको डोनेशन देते हैं और वो डीम टू बी अप्लाइड माना जाता है। तो लेकिन एक बड़ा अच्छा इसमें रिकमेंडेशन उनका है कि अगर मान लो सपोज हम डोनेशन देते हैं, ठीक है, वो यूज होना चाहिए। अभी जो डोनेशन है इंटर चैरिटी डोनेशन कोई दे रहे हैं तो इस कंडीशन के साथ होना चाहिए, कंडीशन शुड, इसको कॉर्पस फंड के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, इसको यूटिलाइज दिखाइए, कॉर्पस फंड के लिए नहीं, ठीक है, कैपिटल रेजिंग के लिए नहीं, कॉर्पस फंड के लिए नहीं। तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है कि आप अगर एक एनजीओ के पास सरप्लस फंड है तो वो दूसरे एनजीओ को उससे मदद करे, डोनेट करे और सो दैट एक्टिविटी उनका कैरी ऑन होता चला जाए। अब आइए हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जैसा कि रिसेंटली नोटिफिकेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ लाया था जिसमें कुछ मॉडलिटीज और CSR एक्सपेंडिचर को लेके किया है। तो CSR एक्टिविटीज जो है इसमें देखिए उस मॉडलिटी में क्या था, ये CSR एक्टिविटी जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी ले सकती है। अगर ट्रस्ट सोसाइटी या जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स का, ठीक है, सिमिलर प्रोजेक्ट को लेने के लिए। तो ये एक मेजर रिस्ट्रिक्शन आ रहा था क्योंकि अभी भी हमारे पास से 4-5 दिन से कुछ एनजीओ ने कांटेक्ट किया तो कहा, उन्होंने इसका यही था क्वेश्चन कि क्या हम CSR फंड ले सकते हैं। अब देखिए अगर एनजीओ कोई नया एनजीओ है, ठीक है, तो CSR फंड में नहीं ले सकता इस कंडीशन के अनुसार। तो इसको देखते हुए मतलब इसको में एक थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए कंसिडरिंग द कोविड रिलीफ एफर्ट्स, ठीक है। ट्रस्ट सोसाइटी जो CSR पॉलिसी मतलब इसको भी एकोमोडेटिव करे ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। तो इस तरह के डोनेशन अलाउ होना चाहिए, पार्ट ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब देखिए आइए नेक्स्ट रिकमेंडेशन है उनका 80G। देखते हैं कि 80G में आप जो डोनेशन देते हो तो कुछ फंड है जो 50%, कुछ है जो 100% डोनेशन आपको अलाउ होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू एक कंडीशन होता है कि आपका टोटल टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा आप टोटल नहीं डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80G के अंदर। तो इसको 80G में थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये है IRS का, और वो अच्छा रिकमेंडेशन है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आप इसको इंक्लूड कीजिए आप एडजस्टेड टोटल इनकम में, सो दैट इसका लिमिट थोड़ा बढ़ जाए। अब आइए नेक्स्ट कि जो 80G का में जैसा कि हम देखते हैं कि 10% टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% तक का मैक्सिमम डोनेशन आपको अलाउ होता था। तो इनका रिकमेंडेशन है कि उसको 25% किया जाए। तो अब 25% अब ये रिजनेबलनेस को देखा जाए, इसमें गवर्नमेंट देखे अपने इसको कंसीडर करे अपने टीम के साथ कि 10% से 25% तक ले जाना है या कि थोड़ा और बढ़ाना है, कि जो कंट्री के सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको कंसीडर करेगी इसको।
क्योंकि अब उनको रिलीफ टू पुअर और मेडिकल फैसिलिटी में जो इंगेज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो 25%, तो इसको एक रिजनेबल बेस के बेसिस पे कंसीडर करना चाहिए उनको, गवर्नमेंट को। अब आइए, नेक्स्ट रिकमेंडेशन उनका है कि जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अलाउ होना चाहिए वो एक्टिविटीज का अदर देन दोज ओरिजिनली मेंशन इन देयर डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ इट परटेन टू फाइट इन द करेंट पैंडेमिक। मतलब सपोज हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली जो रजिस्टर है उसमें एक्टिविटी कवर नहीं है, लेकिन जो अगर हम करेंट ये जो महामारी है कोविड है, इससे अगर फाइट करने के लिए अगर हम वो एक्टिविटी करते हैं तो वो अलाउ हो जाना चाहिए। तो ये अच्छा रिकमेंडेशन है कि अभी सारे, जैसे कि अब हॉस्पिटल में भी देख रहे होंगे बहुत से अदर्स जो ऑपरेशंस है या ये है, तो उनको उन्होंने अभी थोड़ा सा किनारे रखा है, कोविड पर विशेष कर ध्यान दिया है। तो उसी तरह अभी सारे एनजीओ अगर इस पर वर्क करेंगे तो उनको मान लेना चाहिए कि एक्टिविटीज अलाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम लीगलिटी और उसमें हम फंसे रहे। एनजीओ जो वर्क करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचे उसका, तो ये होना चाहिए। और अगला एक लास्ट जो रिकमेंडेशन है उनका, तो कहते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट को 85% डोनेशन जो है उसका जो रिसीव्ड है फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल फाइनेंशियल ईयर या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो यूज करते हैं, हैज़ टू बी स्पेंड, मतलब उसका 85% उनको स्पेंड करना होता है इस फाइनेंशियल ईयर में या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। एक अंडरटेकिंग देते हैं गवर्नमेंट को कि हम रिजम्पशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस स्पेसिफिक फंड को अपार्ट कर देते हैं और उसका ये लेते हैं। 85% का उनका जो लिमिट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें एक उनका रिकमेंडेशन है कि जो डोनेशन है, जो अनस्पेंड डोनेशन है, जो अगर 2 ईयर्स तक अगर ये डोनेटेड है पीएम केयर्स या स्पेसिफिक फंड में बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट, then 200 of such donation will be taken as spent for the purpose of the charitable trust. However, practical difficulty काफ़ी आएगी इसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कंसीडर करेगी अपने टीम के साथ इसको। कुछ रिकमेंडेशन अच्छे रिकमेंडेशन है, जैसे कि अभी मतलब उसमें चेंजेस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविजन नहीं है तो भी हम उस एक्टिविटी को करें और उसको चैरिटेबल एक्टिविटी मान लेना चाहिए। इसके अलावा हम अगर ओरिजिनली रजिस्ट्रेशन में अगर नहीं कवर है और हम करते हैं तो भी मानना चाहिए। लिमिट थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% है उससे थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। और जो CSR फंडिंग की यहाँ तक बात है, तो CSR फंडिंग अभी और भी ये ट्रस्ट और सोसाइटी, इवन नए ट्रस्ट और सोसाइटी जो है रजिस्टर, उनको भी मिलना चाहिए, सो डैट अभी पूरे कंट्री में अभी इसकी ज़रूरत है, तो सब लोगों का इसमें योगदान हो। तो टैक्स पॉलिसी को इस तरह हम मतलब फेवरेबल बनाएं, टैक्स रिलीफ प्रोविजन को हम थोड़ा सा सुटेबली अमेंड करें और सारे एनजीओ को इससे हम बेनिफिट पहुंचाएं। तो हम लोग सब लोग से आशा करते हैं, गवर्नमेंट से भी हम लोग आशा करते हैं, और आप लोग सब लोग का रिकमेंडेशन भी रहेगा। हम चाहते हैं कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ICAI, ICSI, CMA सारे इंस्टीट्यूट इसको रिकमेंड भी करें, सो डैट सुटेबल मेजर लिया जा सके। और हम आशा करते हैं सब, मतलब हम भगवान अल्लाह सबसे दुआ करते हैं कि सब तक इसका बेनिफिट पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपका होपफुली इसमें कुछ अमेंडमेंट होगा और आपका एनजीओ सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिलेगी बहुत से फंक्शनलिटी लीगलिटी में। थैंक यू सो मच।